दोस्तों, आप लोग सुन रहे हैं फोर्ड्स की कहानियाँ। ये एक सत्य घटना है, ज़रूर सुने। इसमें कुछ भी काल्पनिक या मनगढ़ंत कहानी नहीं है, जो स्वयं मेरे साथ घटी थी। हो सकता है ये किसी को मनोरंजक लगे या ना लगे, क्योंकि सत्य घटनाओं को आप काल्पनिकता की उड़ान नहीं दे सकते। उन्हें उसी रूप में व्यक्त करना पड़ता है। जो दृश्य है, हम सभी उसी पर विश्वास करते हैं, जिनकी गुत्थी विज्ञान सुलझा चुका है, जो हमारी बुद्धि और तर्क शक्ति के दायरे में है। हमारे लिए वही सत्य है, परंतु सत्य और असत्य की कसौटी से परे भी ऐसा कुछ है जो हमको अपना आभास कराता है। लेकिन उनमें भी एक सबसे अजीब प्रकार का है, चकवा। गांव के पुराने लोगों को इस चकवा के बारे में अच्छी तरह जानकारी है। चकवा एक ग्रामीण शब्द है जिसका अर्थ है छलावा, चकमा देने वाला। छलावा के बारे में लोगों की ऐसी मान्यता है कि ये सिर्फ आपके किसी पहचान के मित्र या रिश्तेदार के वेश में ही आपको दृष्टिगत होते हैं और मात्र एक या दो बार ही आपका नाम पुकारते हैं। ये कभी तीसरी बार आवाज़ नहीं लगाते। एक बार मैं अपने मौसी के यहाँ उनके गांव गया था। नसरुल्लागंज से 20 किलोमीटर दूर गोपालपुर गांव पड़ता है, जहाँ से एक कच्चा रास्ता, जो अब वर्तमान में पक्की सड़क का रूप ले चुका है, लगभग 10 किलोमीटर अंदर को पैदल या बैलगाड़ी या साइकिल से आप कुछ ही देर में बोरखेड़ा गांव पहुंच जाते हैं। अब तो खैर वहां पक्की सड़क बन गई है, तो तमाम आवागमन के साधन मौजूद हो गए हैं। मैं काफ़ी समय पहले गया था, तब वहां ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था। बारिश में तो उस रास्ते पर चलना और भी दूभर हो जाता था। जब मैं अपने भैया के साथ गया था, तब बारिश का तो मौसम नहीं था, पर सर्दी के दिनों में मावठा गिरने से वैसा ही वातावरण बन गया था। हम लोग गोपालपुर पहुंचकर बैलगाड़ी का इंतज़ार करने लगे। बैलगाड़ी के आते ही हम लोग रवाना हो गए। बरसात में मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू और हिचकोले लेकर चलती बैलगाड़ी का आनंद मन को रोमांचित और उल्लासित किए जा रहा था। रास्ते में जंगल पड़ता था। उसी रास्ते से होते हुए हम शाम तक बोरखेड़ा पहुंच गए थे। सबसे मिलने की रस्म अदा करने के बाद खाना वगैरह खा पी कर हम सो गए। गाँव में रात को 8-9 बजे ही सो जाते थे, क्योंकि बिजली सिर्फ दिन में 4-5 घंटे ही आती थी। शाम को 5 बजे के बाद पूरी रात लालटेन और मोमबत्ती की रोशनी में ही गुजारनी पड़ती थी। क्योंकि मैं बहुत कम ही ग्रामीण अंचलों में गया था, सो ये मेरे लिए एक नया अनुभव था। मुझे फ़ोटोग्राफी करना और वीडियो बनाने का शौक़ बचपन से ही है, पर जब वीडियो कैमरा अपनी पहुंच से दूर हुआ करता था, इसलिए मन की भड़ास सिर्फ फ़ोटो खींचकर ही निकालनी पड़ती थी। यकीन मानिए, यदि उस समय मेरे पास वीडियो कैमरा होता तो मैं जीवन के हर पड़ाव को एक उत्सव की भांति उसमें कब का कैद कर चुका होता। उस समय सिर्फ कोडेक का एकमात्र कैमरा था मेरे पास। जहाँ भी जाता अपना कोडेक KB10 कैमरा ले जाना नहीं भूलता था। विचित्र जंगलों में फ़ोटो खींचना मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो अब किस्से पर आते हैं। अगले दिन वहाँ की मेरे हमउम्र लड़के से मेरी पहचान और दोस्ती करा दी गई, जिनकी जिम्मेदारी में मैं जब तक वहाँ था मुझे घुमाने फिराने और मेरे साथ समय बिताने की थी। मैंने वहाँ के खेतों, पहाड़ों, रमणीय स्थल, प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों का खूब भ्रमण किया, बहुत आनंद लिया। रोज़ कहीं ना कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम बन ही जाता। एक दिन हम लोगों का प्रोग्राम डोटखेड़ा गांव जाने का बना, जहाँ मेरी एक और रिश्तेदार रहते थे। सोचा वापस जाने से पहले उनसे मिल आऊं। हम लोग बस से ना जाकर भैया के मोटरसाइकिल से निकले। डोटखेड़ा उस समय हरसूद से होकर जाना पड़ता था। बाद में जलमग्न होने पर अब छनेरा से होकर रास्ता बन जाता है। जब हरसूद में थोड़ा ब्रेक लेकर डोटखेड़ा की तरफ निकले, तब तक शाम हो चुकी थी। वैसे तो हरसूद से कुल 1 घंटे में डोटखेड़ा पहुंच जाते हैं, पर उस दिन हमारे साथ न जाने क्या हुआ कि हम रास्ता भटक गए। ऊपर से हमारा 2 बार बुरी तरह एक्सीडेंट होते होते बचा। घूम फिर कर वापस उसी रास्ते पर आ जाते। इधर अंधेरा होने को था। मैं रह रहकर भाई साहब से बोलने लगा कि हमको बस से आना चाहिए था। जब रास्ता नहीं पता था तो मोटरसाइकिल से आकर गलती की। भाई साहब भी कुछ नहीं समझ पा रहे थे। वो बोले कि मैं गाड़ी से पहले भी 2-4 बार आ चुका हूँ, पर पता नहीं आज क्या हो रहा है। हम बस रास्ते पर चले जा रहे थे। ना कोई गांव दिख रहा था, ना ही कोई इंसान। सामने था तो बस वो रास्ता। शाम के 7 बजने को आए, पर हम डोटखेड़ा नहीं पहुँचे थे। बस मसन गाँव और धंती के बीच ही घूमते रहे। जैसे तैसे हिम्मत कर हम दोनों आगे बढ़ते जा रहे थे। कुछ देर बाद सामने एक बैलगाड़ी आती दिखी।
उसे देखकर हमें कुछ हिम्मत आई। जब हमने उससे रास्ता पूछा और अपनी परेशानी बताई तो वो बैलगाड़ी वाला बोला कि होता है, इस रास्ते पर 14 अमावस अक्सर ऐसा होता है, दुर्घटनाएं होना आम बात है। फिर उसने जो तरीका बताया वो मुझे बड़ा ही अजीब लगा। उसने कहा, आप लोग एक काम करो, यहाँ रुककर रास्ते के किनारे पर पेशाब कीजिए और फिर उस पर अपना पाँव रखकर सीधे गाड़ी चालू कर निकल जाइए। उस समय उस जगह उसकी बात मानने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं था। हमने वैसा ही किया। फिर लगभग 20-25 मिनट बाद एक मोड़ दिखा जहाँ से डोटखेड़ा का रास्ता जाता था। उस मोड़ को देखकर मेरे भाई साहब को रास्ता याद आ गया और हम सही सलामत गांव पहुंच गए। उस समय तो गांव में लोग लगभग सो चुके थे, सो हम भी खाना वगैरह खाकर सो गए। रात में मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे 2 बार अतुल अतुल आवाज़ दी। वो आवाज़ मुझे अपने भैया की लगी, जबकि वो तो मेरे पास ही सो रहे थे। मैं वहम समझकर सो गया, लेकिन कुछ देर बाद फिर आवाज़ आई। मैंने खिड़की खोलकर बाहर देखा तो ओटले पर जैसे भैया बैठे थे। अंधेरे में चेहरा साफ नज़र नहीं आ रहा था, पर दूर से भैया जैसे ही लग रहे थे। मैंने वापस पीछे कमरे में देखा तो भैया वहीं सोए पड़े थे। मैं भी कुछ डर गया। हिम्मत नहीं हुई तो चुपचाप से सो गया। सुबह जब सब लोग उठे और आगे दिलान में बैठकर चाय पी रहे थे, तब मैंने वो शाम वाला वाक़या सबको बताया। सभी सुनकर हैरान थे, पर उन्होंने इसे सामान्य घटना बताया। लेकिन कुछ लोगों ने बताया कि आपको चकवा लग गया था, जिसमें इंसान भ्रमित होकर भटक जाता है। आप 2 लोग थे तो इतने समय भटक कर भी सुरक्षित रहे। यदि अकेले होते तो कोई ना कोई दिख भी सकता था। यहाँ अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती है। वो तो आपके माता पिता के कर्म अच्छे कह लीजिए या किस्मत, जो बैलगाड़ी वाला मिल गया और आपको रास्ता बता दिया, वरना कोई घटना भी घट सकती थी। मुझे डरता देखकर उनकी बात सुनकर वहाँ बैठे बुजुर्गों ने उन भैया लोगों को डांट दिया, क्यों फालतू में डरा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। उनके इतना कहने पर ही वहाँ बैठे लोगों में आपस में बहस शुरू हो गई। एक पक्ष इसे सत्य तो दूसरा झूठ बताने में लगे थे। बाद में जब मैंने किसी के रात में मेरा नाम लेकर आवाज़ देने की बात कही तो आधे लोगों ने इसे भी वहम बताया, जबकि मुझे वह आवाज़ स्पष्ट आई थी। खैर, वहाँ इस बात पर ज़्यादा बहस करने के बजाय हम वापस बोरखेड़ा की ओर निकले। वापस आकर जब हमने बोरखेड़ा में ये बात बताई तो वहाँ एक भैया और डरा दिए। वो बोले कि हाँ, आपको चकवा लग गया था, इसलिए आप उसी जगह गोल गोल घूमते रहे। और जब उस बैलगाड़ी वाले ने आपको बताया कि आप पेशाब करके उस पर पैर रखकर आगे बढ़ो, तो आपको आगे जाकर वो मोड़ नज़र आया और आप सही जगह पहुंच गए। वरना यदि रात ज़्यादा होती तो आपको चकवा इंसानी रूप में दिख भी सकता था। ये अच्छा हुआ कि आप 2 लोग थे। ये चीज़ें स्थानीय लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं करती, पर नए इंसानों को देखकर उनके पीछे लग जाती है। अतुल भाई को जो रात में 2 बार आवाज़ आई, या वही चकवा ही होगी। आप लोगों को देखकर आपके पीछे पीछे वहाँ तक आ गया होगा। यदि अतुल भाई इस आवाज़ को अपना रिस्पॉन्स दे देते और उठकर उस दिशा में चले जाते तो फिर इनको कोई ढूंढ नहीं पाता। उसके बाद उन भैया ने उनके साथ घटी एक पुरानी घटना भी बताई, जब वो एक जगह घूमने गए थे और वापस धर्मशाला में आकर रुके तो रात को उनको उनके ही एक साथी की आवाज़ आई, जो उनका नाम लेकर उन्हें पुकार रहा था। जब उन्होंने उठकर देखा तो उनको दिखने में तो वो उनका साथी जैसा ही लगा, पर आंख बार बार झपक रहा था। और जब उसके पैरों पर नज़र पड़ी तो उसके पैर उल्टे दिखे। ये देखकर वो घबरा गए, क्योंकि वो बचपन से ही गांव में रहे थे, इसलिए हिम्मत दिखाकर जोर से आवाज़ देकर सबको जगा दिया। और जैसे ही सब लोग जागे, उसके बाद वो फिर वहाँ कभी भी दिखाई नहीं दिया। उनकी बात सुनकर मैं डर गया। रात को बिस्तर में लेटे लेटे उन भैया की बात मेरे कानों में गूंज रही थी। उन्होंने कहा, चकवा ने आपको देख लिया था और आपके पीछे पीछे वो भी वहाँ पहुँच गया। बस उन भैया की ये बात मुझे अंदर तक इतना डरा गई कि मैं वही सोचता था, और सुबह तक तो मुझे बुखार भी आ गया। जब मौसा जी आए और उनको ये बात पता चली तो वो उन भैया पर इतना नाराज़ हुए कि मैं बता नहीं सकता। आधे घंटे तक मेरे मौसा जी ने उन भैया की ऐसी क्लास ली, खामखा बच्चे को डरा दिया। ऐसा कुछ नहीं होता। बाद में मौसी ने मुझे गूगल का धुआं दिया और नज़र उतारी। मैं वापस भोपाल आ गया, पर काफ़ी समय तक उसी किस्से के बारे में सोचता रहता था। आज भी जब वो घटना याद आती है तो मैं अंदर तक सिहर उठता हूँ। उसके बाद तो ना जाने कितने लोगों ने उन भैया की बात को सही ठहराया होगा।
वैसे ये आवाज़ वाली घटना तो आज भी मेरे साथ कभी कभी होती ही रहती है। जब मैं अपने रूम में बैठा कुछ काम कर रहा होता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मम्मी ने मुझे आवाज़ दी या पापा आवाज़ देकर बुला रहे हों। और जब मैं बाहर निकल कर देखता हूँ तो कोई दिखाई नहीं देता। फिर नीचे जाकर पूछने पर सभी मना कर देते हैं कि तुझे किसी ने आवाज़ नहीं दी, तेरा वहम होगा। दोस्तों, अगर यह कहानी आप लोगों को पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाने के साथ साथ ऑल पर भी क्लिक कर लें ताकि और भी डरावनी और मज़ेदार कहानियाँ आप लोगों तक पहुँचती रहे।